जय हिंद। मैं रंजन कुमार आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि सत्र 2022-24 में जितने भी छात्र छात्राएं DLED पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले हैं उन सभी को उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करना। तो आइए जानते हैं ज़्यादा देर न करते हुए उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर में हेडिंग आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना विज्ञप्ति संख्या PR 107/2022। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED पाठ्यक्रम के सत्र 2022-24 में नामांकन हेतु DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्रा या अभिभावक के लिए आवश्यक सूचना। आइए जानते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एतद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा DLED पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 12/विविध 11/2016 अंश 227 दिनांक 20/4/2022 के आलोक में सत्र 2022-24 में DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी, अभिभावक एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 द्वारा राज्य में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा संबद्धता प्राप्त सरकारी एवं निजी यानी कि सरकारी और निजी प्राथमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सरकारी के साथ साथ जितने भी निजी शिक्षण संस्थान हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है। संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 27/6/2022 से 17/7/2022 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि आपको आवेदन करना है, उसके लिए डेट जो जारी किया गया है 27/6/2022 से आपका 17/7/2022 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों के परीक्षोपरांत प्राप्तांक के आधार पर कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी और उक्त मेधा सूची के आधार पर ही संस्थान का आवंटन अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए किया जाएगा। इसके लिए अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में इससे संबंधित कुछ जानकारी भी दिया था। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, सबसे अगर पहला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप नंबर 1 पॉइंट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपको अवश्य समझ लेना चाहिए कि अगर आप नामांकन लेने वाले हैं तो उसके लिए योग्यता क्या है। तो सबसे पहला योग्यता आपका है उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण हो। यानी कि आपका इंटर का स्तरीय का जो भी परीक्षा आपका यानी इंटर में आपको कम से कम 50% अंक होना चाहिए, आप उससे पास होना चाहिए, उसके समकक्ष जो भी उसका डिग्री हो। दूसरा पॉइंट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम निर्धारित अंकों में 5% की छूट होगी। यानी कि अगर वे 45% अगर उनका इंटर में मार्क्स आएगा तो वे आवेदन के योग्य हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट में आइए हम लोग जानते हैं उम्र सीमा, एज लिमिट। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2022 को 17 वर्ष सभी कोटि के लिए होगी। यानी कि अगर आप 1 जनवरी 2022 को अगर आपकी उम्र 17 साल अगर हो रही होंगे, चाहे वो आप किसी भी कोटि में क्यों न हो, तो आप आवेदन के लिए पात्र हैं। तीसरा आप है ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई है। तो DLED द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश में अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC, पिछड़े वर्ग की महिलाओं यानी कि WBC एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों यानी EWS के पक्ष में क्रमशः 16%, 1%, 12%, 18%, 3% एवं 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की
अधिसूचना या शासनादेश के अनुसार देय होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एससी हैं तो आपको इसमें आरक्षण 16%, अगर आप एसटी हैं तो आपको 1%, अगर आप बीसी हैं तो 12%, ईबीसी हैं तो 18%, पिछड़े वर्ग की महिला हैं डब्ल्यूबीसी हैं तो 3% एवं ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 10% का छूट मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। चौथा है, ये आपका हुआ ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बाद 4 नंबर पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण। इसमें आपका पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, क्षैतिज आरक्षण में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के नियमानुसार कुल स्वीकृत सीटों में से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5%, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती के अभ्यर्थियों को 2%, बिहार राज्य के निवासी सेवारत या सेवानिवृत्त या दिवंगत या भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के आश्रित पुत्र या आश्रित अविवाहित पुत्री को 5% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। दूसरा पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। क्षैतिज आरक्षण के रूप में यह आरक्षण लागू होगा, परंतु यह आरक्षण लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने +2 स्तर की परीक्षा में उत्तीर्णता उर्दू विषय के साथ हासिल की होगी। यानी कि जो भी उर्दू विषय वाले विद्यार्थी होंगे उनको इंटर में उर्दू से पास होना अनिवार्य है, तभी उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। तीसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुल सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला या वाणिज्य अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। यानी कि जितने भी सीट अगर हैं उसका 50% साइंस सेक्शन वालों के लिए और 50% आर्ट्स और कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगा। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर का पॉइंट इसमें आप देखिए आवेदन करने की तिथि। अब आवेदन करने की तिथि आप समझ सकते हैं कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र दिनांक 27/6/2022 से 17/7/2022 तक एवं परीक्षा शुल्क दिनांक 27/6/2022 से 19/7/2022 तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि आप अपना योग्यता समझ लिए, आरक्षण समझ लिए, तो आपको आवेदन कब से करना है, तो आपको आवेदन का तिथि है 27/6/2022 से लेकर 17/7/2022 तक। और अगर आपको शुल्क का भुगतान करना है तो आप 27/6/2022 से लेकर के आप 19/7/2022 तक आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं 6 नंबर पर हम लोग प्रवेश परीक्षा से संबंधित जानकारी। तो प्रवेश परीक्षा कैसे होगी, किस तरह से होगी, ये हम लोग जानते हैं। इंट्रेंस टेस्ट प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक होगी। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका प्रश्न होगा और वो भी कब कैसा होगा, ऑनलाइन माध्यम से होगा। ऑनलाइन के लिए इससे संबंधित जानकारी मैंने एक वीडियो में दे भी चुका हूं। और आप देखिए 7 नंबर का पॉइंट आप देखिए नॉर्मलाइजेशन। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली उन प्रतियोगिता परीक्षाओं को जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण एक से अधिक पालियों या तिथियों में आयोजित किया जाता है, उनमें सामान्यतया अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन की विधि अपनाई जाती है ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई खास लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन करने के पीछे रीजन क्या है कि कोई पाली में ऐसा होगा कि लोगों को लगता है कि कठिन का स्तर का प्रश्न होगा, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या न हो। आइए 8 नंबर हम लोग समझते हैं कि परीक्षा शुल्क। जब हम लोग इसका फॉर्म भरेंगे तो इसका परीक्षा शुल्क यानी एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो सबसे पहले देखिए श्रेणी वाइज आपका एग्जामिनेशन फीस है। तो श्रेणी में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 960 रुपया का आवेदन शुल्क लगेगा। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपको 760 रुपया का परीक्षा शुल्क लगेगा। यानी आवेदन के लिए जो शुल्क इसका रखा गया है 760 रुपया। इसके बाद आप समझ जाइए कि प्रवेश परीक्षा की अवधि यानी कितने समय की आपकी परीक्षा होगी। ऑनलाइन विधि से आयोजित प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा की होगी। जो आपका एग्जाम होगा 150 मिनट यानी 2.5 घंटा की होगी।
और 10 नंबर में आप समझिए कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्नों की संख्या एवं निर्धारित अंक, यानी कि आप जो यह परीक्षा देंगे इसका पाठ्यक्रम में कितने प्रश्न होंगे और कितने अंक का, कौन कौन सेक्शन से प्रश्न पूछा जाएगा और कितने अंकों का पूछा जाएगा, ये समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए विषय के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी या उर्दू। इसमें आपका प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और निर्धारित अंक आपका 90 रहेगा, यानी कि 90 नंबर का प्रश्न आपको सामान्य हिंदी या उर्दू से पूछा जाएगा। इसके बाद आप गणित सेक्शन में देखिए प्रश्न की संख्या इसमें भी आपका 30 रहेगा और निर्धारित अंक इसका भी है आपका 90। इसके बाद आप विज्ञान सेक्शन से देख लें तो आपको प्रश्न की संख्या विज्ञान से आपको 20 रहेगा और इसका निर्धारित अंक आपका है 60। और इसके बाद आप सामाजिक अध्ययन वाले सेक्शन से आप देख सकते हैं कि सोशल स्टडीज से आपका 20 प्रश्न रहेगा और इसका निर्धारित अंक आपका है 60। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी से अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रश्नों की संख्या 25 होगी और निर्धारित अंक आपका 75। इसके बाद आप देख सकते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें भी आपका 25 प्रश्न रहेगा और अंक की संख्या 75। यानी इस तरह से आप अगर आप देखेंगे तो प्रश्न की संख्या ऊपर से जोड़ देंगे अगर आप, तो यहाँ कुल 150 प्रश्न होगा और कुल अंक कितना होगा, 450 अंक का परीक्षा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ भी है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी कि इस परीक्षा में आपको नेगेटिव मार्किंग का भी व्यवस्था किया जा रहा है। यानी कि अगर आप एक सही बनाते हैं तो 3 अंक मिलेंगे और अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। आइए 11 नंबर में हम लोग समझते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि क्या है। थोड़ा सा विधि को समझना चाहिए हम लोग को। तो डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने हेतु सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट, यानी कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपका वेबसाइट लिखा हुआ है यहाँ पर http, इस तरह से करके आप यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये आपका दोनों वेबसाइट नीचे दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। यानी कि जो यहाँ लिखा हुआ है http secondary biharboardonline.com जो करके लिखा हुआ है, और एक आपका है http biharboardonline.bihar.government.in पर जाकर डीएलएड ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट 2022 पर क्लिक करना होगा। यानी कि आपको इस लिंक पर जाना है और आपको यहाँ पर जाके डीएलएड ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट 2022 पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का लिंक खुलेगा और ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हो लें कि उनके पास उनका अपना कार्यरत ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर मौजूद है। यानी कि आपके पास हर हाल में एक मोबाइल नंबर और आपका अपना ईमेल आईडी होना जरूरी है। अभ्यर्थी अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रहेंगे और यह मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी रिजल्ट प्रकाशित होने तक आपके पास रहना अनिवार्य है। इसके बाद देखिए परीक्षा आवेदन पत्र समिति के वेबसाइट पर भरने का तरीका क्या है। आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं कि अगर आप आवेदन समर्पित करने जा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर तो कुछ उसके तरीके को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका वेबसाइट तो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख लिए वेबसाइट आपका 2 है, http secondary.biharboardonline.com एवं यहाँ पर दूसरा है आपका http इस तरह से करके है biharboardonline.bihar.government.in पर आवेदन की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होगी। यहाँ पर देखिए इस पर आपको जाना है और यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया कितने चरण में आपको होगा, 2 चरण में पूर्ण होगी। पहला चरण है आपका पंजीकरण, यहाँ पर आप देखिए पहला चरण आपका क्या है, पहला चरण है आपका पंजीकरण और दूसरा चरण है आपका फॉर्म को भरना। यानी कि सबसे पहले आपको पंजीकरण होगा, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। अब इधर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि और क्या क्या बातें कही जा रही है। तो आप यहाँ देखिए कि ऊपर में हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर पंजीकरण के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि पंजीकरण से संबंधित मुख्य बातें कि प्रथम बार में अभ्यर्थी रजिस्टर यानी कि न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करें और तत्पश्चात इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। यानी कि जैसे ही वहाँ साइट खोलेंगे उसके बाद आपको जो प्रोसेस बताया गया उसमें आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर जाना है, यानी कि न्यू कैंडिडेट के लिए है, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इनिशियल रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा और रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएं भरेंगे एवं संबंधित सूचनाएं का मतलब आपका जो भी आपके बारे में पूछा जाएगा वो आपको भरना है और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आवेदक द्वारा
सबमिट एवं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने से पहले भरे गए सभी विवरणों की जांच सावधानी पूर्वक करनी होगी। यानी कि आप एक बार अच्छी तरह से आप देख लेंगे कि आपने जो भरा है वो सही है या गलत, क्योंकि इसके बाद के चरण में आवेदन में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। सबमिट करने के पश्चात आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से एवं पंजीकृत ईमेल आईडी पर आवेदन संख्या, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसका उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवेदक आगे लॉगिन करेंगे। यानी कि आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपका होगा प्रक्रिया फॉर्म भरने का। यानी कि जैसे ही आपका पंजीकरण हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ लिखा था कि सबसे पहला जो काम था कि पंजीकरण करना और फिर फॉर्म भरना, तो पंजीकरण होने के बाद ही आपका यहाँ से फिर फॉर्म भरने का प्रक्रिया चालू होगा। तो फॉर्म भरने में क्या क्या बातें हो सकती है, आइए हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्म भरना, आवेदक के मोबाइल एवं ईमेल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करने पर आवेदन पत्र का पेज खुलेगा। यानी कि जैसे ही आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे आप अगर लॉगिन करेंगे तो इसके आधार पर आपका जो पेज खुलेगा आवेदन करने का, और आवेदन प्रपत्र में कुछ बॉक्स पूर्व से भरे होंगे जिसे आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है, और उस पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, शो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 100 KB से 150 KB तक, कितना होना चाहिए, 100 KB से 150 KB तक फोटो होना चाहिए का साइज होना चाहिए, एवं उसका आयाम 3.5 सेंटीमीटर गुना 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज आपका 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। और इसके बाद आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रंगीन फोटोग्राफ हाल ही का होना चाहिए, एवं फोटोग्राफ का बैकग्राउंड सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। यानी कि बैकग्राउंड सफेद होगा या हल्का रंग होना चाहिए। कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, और फोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ देखिए प्रमाण पत्रों के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। तो प्रमाण पत्र में सबसे पहले आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ए नंबर पर है कि मैट्रिक यानी कि 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। जन्म तिथि के लिए यानी कि जन्म तिथि का प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र एवं अंक पत्र आपको देना है, अपलोड करना है। दूसरा है आपको इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, ये भी आपको अपलोड करना है। तीसरा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना है। और चौथा है आपका कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आरक्षण के लिए जो दावा करेगी विवाहित महिलाएं होंगी, यहाँ देखिए कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। यानी कि जितने भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको भी आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, और महिला जो होगी उनका अपने पिता के आवास पर ही क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद आप ये नंबर देख सकते हैं, दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत संबंधी प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको लिए जो आपको सक्षम प्राधिकारी से जो आपको प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा उसको भी आपको अपलोड करना होगा। और अगला पॉइंट देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए कि स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। और आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य कोटि के अभ्यर्थी, जिसको हम लोग EWS कहते हैं, का दावा करने वाले आवेदक बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। और भूतपूर्व सैनिक के बारे में लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के लिए आरक्षित स्थान का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। और इसमें आप नंबर 1 में पॉइंट देख सकते हैं कि अभ्यर्थी भुगतान करने के पूर्व
व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर ले। यानी कि आपको अगर जो भुगतान पेमेंट का करना है उससे पहले आप व्यू बटन को एक बार क्लिक कर लें और क्लिक करके आपने जो जो ऑनलाइन में आपने सब कुछ सबमिट डाला है उसको आप चेक कर सकते हैं। पुनः जांच कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में अगर कोई त्रुटि हो तो आप एडिट बटन को क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत कर दिया है तो आप एडिट बटन पर जाइए और एडिट बटन पर आप जाइएगा, अपना जो भी गलती रहेगा आप सुधार लीजिएगा और उसके बाद आपने फिर उसको सेव कर लीजिएगा ताकि आपको सब चीज सुरक्षित रहेगा। और तत्पश्चात मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर भुगतान करना शुरू कीजिए, तभी आप अपना पेमेंट का भुगतान करें। 13 नंबर में आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क का भुगतान। परीक्षा शुल्क की राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति होगी। यानी कि आप डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग किसी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावे अन्य कोई माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा। और 14 नंबर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी का यूजर आईडी एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाए रखेंगे। यानी कि आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा आप उसको अपने पास सुरक्षित रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। इस यूजर आईडी एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि नहीं भेजना है, आपको इसको कहीं भेजना नहीं है या समिति कार्यालय में नहीं भेजना है। 15 नंबर पॉइंट आप देखिए कि सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन जमा करने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद एक बार पुनः अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अपने ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक समिति की वेबसाइट, जो आपका 2 वेबसाइट दिया गया है, उस पर जाकर डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022 पर क्लिक कर निश्चित रूप से सुधार कर लें। यानी कि आपको अगर सुधार करना है तो आप उस अंतिम तिथि तक जाकर के आप सुधार सकते हैं। ठीक है। और यानी कि क्या सुधारना है, अगर आपको कोई विवरण गलती हो गया है तो कब तक सुधार सकते हैं? अंतिम तिथि तक। यानी कि जाकर डीएलएड ज्वाइंट क्लिक कर निश्चित से सुधार कर ले आवेदन पत्र में त्रुटि विवरण को। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि आप सुधार कर सकते हैं। और इसके बाद आपको समझना ये होगा कि ऑनलाइन आवेदन नोट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको हर हाल में ऑनलाइन ही आवेदन जमा करना होगा, आपको ऑफलाइन आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बार आपको नहीं करना है। ठीक है। और इसके बाद 16 नंबर आप देख सकते हैं कि यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपके बदले किसी और को भरने के लिए भेज दें और बाकी में आपका कोई गलती हो जाए, तो आप स्वयं के द्वारा भरें। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भराया गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत या रद्द कर दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान निश्चित रूप से रखें कि आपको अपना आवेदन खुद जाकर के सेंटर पर भरना है। यानी कि आप साइबर कैफे से या खुद नेट से आप भरें। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि 17 नंबर के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद है 18 नंबर है आपका कि घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है। यानी कि जब भी आपको साइन करना है आप रनिंग हैंड में साइन करें, यानी कि कैपिटल लेटर में साइन करना नहीं है आपको। और 19 नंबर आप समझ जाइए कि आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संधारित रखेंगे। यानी कि जो आप आवेदन फॉर्म फाइनल सबमिट करेंगे उसका एक हार्ड कॉपी जो आप निकलेगा आप उसको रखेंगे डाउनलोड करके और अपने पास रखेंगे, आपको आगे काम देगा। भरे गए आवेदन में किसी भी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। यानी कि आवेदन में किसी प्रकार की गलत अगर आपको ने सूचना दिया तो आपकी उम्मीदवारी निश्चित रूप से रद्द हो जाएगी। 20 नंबर आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकता है। और 21 नंबर आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा से संबंधित
परीक्षा या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर आपको एक दिया गया है 0612 22 32 074 पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा एक ईमेल आईडी आपको जो यहाँ दिया हुआ है हेल्प डेस्क BACB22@gmail.com पर आप पर परीक्षा भेजी जा सकती है, यानी पूछ सकते हैं आप अपना सवाल। और 22 नंबर आपका है कि सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अग्रतर सूचनाओं के लिए वेबसाइट, ये जो दोनों आपका वेबसाइट दिया हुआ है, इसका अवलोकन आप निरंतर रूप से करते रहेंगे। और 23 नंबर आपका लिखा हुआ है कि अंतिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप निश्चित यह परीक्षा नियंत्रक विविध के द्वारा यहाँ, तो इस तरह से आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED पाठ्यक्रम 2022-24 सेशन में जो भी जितने भी बिहार के प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय में है, जो सरकारी और निजी है, उसमें जो होने वाला है नामांकन, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस PDF के माध्यम से दिया, जो कि अभी आ चुका है। तो आप आशा करते हैं कि आप इसके माध्यम से आप अच्छी तरह से सारी तथ्यों को, सारी महत्वपूर्ण जानकारियों को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो आप इसे को अगर आप समझ गए होंगे तो आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक इसे शेयर करें, और आप सही समय पर समय रहते हुए बिना किसी गलती के आप आवेदन को भरें और इसकी तैयारी में लग जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।